सभी आशा बहनों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आशा डायरी के भाग 3 शिशु स्वास्थ्य की बात करेंगे कि आशा डायरी का भाग 3 कैसे भरा जाता है। तो भाग 3 की शुरुआत करते ही हमें सबसे पहले शिशु की देखभाल के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें नवजात शिशु की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में आपको बताया गया है। तो ये मैसेज आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। उसके बाद में नवजात का ताप हानि से बचाव, कि नवजात को सर्दी या ठंड से कैसे बचाया जाए और उसके तापमान को कैसे बनाकर रखा जाए तो बच्चे को अच्छी तरह से ढककर तथा माँ के करीब रखें। इसके बारे में बच्चे को लपेटना और ढकने के बारे में बताया गया है, जो कि 6-7 मॉड्यूल में सभी को सिखाया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे तालिका संख्या 7 की। तालिका संख्या 7 है नवजात शिशु एवं प्रसूता की घरेलू देखभाल सूचना। जो हम HBPNC का फॉर्म भरते हैं, वही चीज़ हमें इस आशा डायरी में भी भरनी है। इससे हम वो फार्म भी भरेंगे और क्लेम फॉर्म में राशि को क्लेम भी इसी फॉर्म के आधार पर करेंगे। तो इसमें HBNC फार्म के अनुसार अगर माँ शिशु में खतरे के लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखावें। अब इस फार्म में तालिका संख्या 7 में सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर मकान नंबर है, फिर महिला और पति का नाम। जिस भी महिला की डिलीवरी हुई है उसका नाम यहाँ लिख देंगे और पति का नाम लिखेंगे। प्रसव की दिनांक, स्थान घरेलू, घर पे डिलीवरी हुई है या संस्थागत या किसी संस्थान पर हुई है, वो चीज़ यहाँ लिखनी है। उसके बाद में जन्म के समय वजन। उसके बाद में आशा व NM की प्रथम गृह विजिट की दिनांक, जब पहले गृह भ्रमण की जो दिनांक है, जिस भी दिन आशा उसके घर गई है वो दिनांक यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में शिशु की घर पर देखभाल एवं माता का फॉलोअप, किस किस दिन माता का फॉलोअप किया गया है वो दिनांक यहाँ लिखनी है। इसमें पहले दिन की दिनांक आ जाएगी, फिर तीसरे दिन की, फिर 7वें दिन की, फिर 14वें दिन की, फिर 21वां दिवस, फिर 28वां दिवस और फिर 42वां दिवस। ऐसे करके अगर संस्थागत प्रसूव हुआ तो 6 विजिट की दिनांक डालनी है और अगर घर पर डिलीवरी हुई तो 7 विजिट की दिनांक यहाँ डालनी है। इसके साथ नोट में लिखा हुआ है HBNC मापदंडों के अनुसार शिशु की देखभाल कर हम इन्हें अकाल मौत से बचा सकते हैं। जैसे कि NHM का मुख्य उद्देश्य माता और शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना। तो ये फार्म हमें इसीलिए भरना है कि हम किस प्रकार से बच्चे में खतरे के लक्षण को देख के उसे समय पर रेफर करें। तालिका संख्या 7 के बाद में आशा डायरी में प्रसव पश्चात माता की देखभाल के बारे में चित्र के द्वारा समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि माता को प्रसव के बाद 6 सप्ताह तक भारी काम नहीं करना चाहिए, जिसमें माता को आराम करना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भारी काम नहीं करें। उसके बाद में अगले पेज पे MUSC टेप से नापने की विधि के 5 चरण बताए गए हैं कि बच्चों को 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का MUSC टेप से माप कैसे लेना है। उसमें 6 चरण बताए हैं, जिसमें MUSC टेप से बच्चे का माप लेना है। उसके बाद में जो तालिका संख्या 8 है उसमें MUSC टेप फीते द्वारा 6 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों की नापानुसार सूची। अब MUSC टेप से सारे बच्चों का जो भी आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र में उनका माप लेना है और उनकी लिस्ट यहाँ आपको बनानी है। संभावित संख्या 110 प्रति 1000 जनसंख्या। 1000 जनसंख्या के ऊपर आपके एरिया में लगभग 110 बच्चे 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के होते हैं। ये तालिका संख्या 8 है। इसमें क्रम संख्या आ जाएगी, फिर घर का नाम, घर का नंबर आ जाएगा, फिर बच्चे का नाम। इसमें क्रम संख्या आ जाएगी, फिर घर का नंबर, बच्चे का नाम, प्रथम विजिट पर उम्र,
जब आपकी पहली विजिट हो रही है तब उसकी उम्र क्या है, लड़का है या लड़की है। प्रथम विजिट पर उम्र, जब आपकी विजिट हो रही है उस दिन उस बच्चे की क्या उम्र है, लड़का है या लड़की है। फिर आगे के कॉलम में भुजा के मध्य भाग का नाप सेंटीमीटर में, मध्य भुजा का नाप 11.5 सेंटीमीटर या लाल रंग में हो तो कुपोषित है। अगर 11.5 सेंटीमीटर से बच्चे का माप कम है तो वो कुपोषित है, उसे रेफ़र करने की ज़रूरत है। अब इसमें हमें हर माह उसका नाप लेना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर कुपोषित है तो रेफ़र करते हुए एमटीसी की तालिका 9 में इंदराज कर फॉलोअप करें। अगर बच्चा आपको लगता है कि कुपोषित है तो उसको एमटीसी रेफ़र करना है और इसी के साथ उसका तालिका नंबर 9 में इंदराज करना है। इस प्रकार ये 8 नंबर की तालिका हमें भरनी है। उसके बाद में तालिका संख्या 9, तालिका संख्या 9 में गंभीर कुपोषित बच्चों, मध्य बाह का नाप 11.5 सेंटीमीटर से कम अथवा अर्थात लाल रंग की सूचना। अगर जो बच्चे हमने तालिका संख्या 8 में जिनका नाप लिया है उनका नाप अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, वो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उनका नाप लेना है। उनमें जो गंभीर कुपोषित आएंगे वो इस लिस्ट में आएंगे तालिका संख्या 9 में। उसमें क्रम संख्या आ जाएगा, मकान नंबर आ जाएगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, उम्र, वजन, लड़का है या लड़की है, एमटीसी पर भेजने की दिनांक। अगर वो कुपोषित है तो हमें उसको एमटीसी पर भेजना है, तो अगर भेजा है तो यहाँ उसकी दिनांक आ जाएगी। एमटीसी से डिस्चार्ज की दिनांक, एमटीसी से कितने दिन बाद वो डिस्चार्ज हुआ है वो दिनांक आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में फॉलो, एमटीसी से जो डिस्चार्ज हुए हैं बच्चे उनका फॉलोअप प्रत्येक माह बाद दिनांक, प्रत्येक माह करना है और यहाँ उनकी दिनांक डालनी है। फॉलोअप द्वितीय माह दिनांक, फॉलोअप तीसरे माह बाद दिनांक। विशेष विवरण, अगर उसमें कोई आपको कुछ लगता है तो यहाँ लिखना है। स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बच्चा देश की समृद्धि का आधार है। तो इस प्रकार आप तालिका नंबर 9 भरेंगे, तालिका संख्या 9। इसमें 8 नंबर में जो अति कुपोषित बच्चे हैं वो तालिका नंबर 9 में आएंगे और उन्हें एमटीसी पे रेफ़र करने की आवश्यकता होगी। आगे बात करेंगे तालिका संख्या 10A। इसमें आएगा 3 से 15 माह तक के शिशु का गृह आधारित यंग शिशु देखभाल कार्यक्रम HBYC के अंतर्गत फॉलो। जो बच्चे 3 माह के हो गए उनका नाम इस लिस्ट में आएगा और उनका 3 महीने से लेके 15 माह तक अब आशा को फॉलोअप करना पड़ेगा। इसमें क्रम संख्या, फिर शिशु का नाम, माता पिता का नाम और PCTS ID नंबर यहाँ लिखनी है। मोबाइल नंबर, फॉलोअप की दिनांक अंकित करें। 3 महीने पर फॉलोअप, 6 महीने पर फॉलोअप, 9 महीने पर फॉलोअप, 12 महीने पर फॉलोअप, 15 महीने पर फॉलोअप। हर 3-3 माह के बाद फॉलोअप होगा। ORS उपलब्ध कराया गया है या नहीं। अगर ऐसे बच्चे किसी घर में है 3 महीने से लेकर 15 माह तक तो उन्हें आशा को ORS का पैकेट भी देना है ताकि कभी भी दस्त लग जाए तो उसे ORS का घोल पिलाया जा सके। IFA सिरप उपलब्ध कराया गया है हाँ या नहीं। ऐसे बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की सिरप भी उपलब्ध करानी है। आशा सर्वप्रथम नवजात शिशुओं का पंजीकरण HCNC में करेगी एवं शिशु की आयु 3 माह होने के उपरांत उनका पंजीकरण HBYC में करेगी। इस प्रकार आप तालिका संख्या 10A भरेंगे। अब आगे बात करेंगे तालिका संख्या 10B की। SNCU से डिस्चार्ज एवं जन्म पर 2500 ग्राम मतलब 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चों का विवरण जिनका फॉलोअप किया गया है। क्रम संख्या आ जाएगी। SNCU से डिस्चार्ज एवं जन्म पर 2500 ग्राम से कम वजन वाले बच्चे का नाम और PCTS ID नंबर। जो बच्चे SNCU या NBSU में भर्ती होकर डिस्चार्ज होते हैं उनका फॉलोअप आशा को 1 वर्ष तक मतलब 12 माह तक करना है। तो ऐसे बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा, बच्चे की जन्म की दिनांक आ जाएगी, लिंग
लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है। एसएनसीयू से डिस्चार्ज होने की दिनांक, माता पिता का नाम, माता पिता का मोबाइल नंबर, फॉलोअप की दिनांक अंकित करें। इनका फॉलोअप हर 3 माह पर करना है। 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह। अतिरिक्त विजिट, अगर अतिरिक्त विजिट कोई करी है तो वो यहाँ आपको लिखनी है। इस प्रकार तालिका संख्या 10 और उसके बाद में तालिका संख्या 10 से एमटीसी से डिस्चार्ज बच्चों का विवरण जिनका फॉलोअप किया गया है। जो बच्चे आपके एरिया के हैं और एमटीसी में भर्ती होकर डिस्चार्ज होकर आते हैं, उनका फॉलोअप भी आशा को करना होता है। उसमें मकान का नंबर, एमटीसी से डिस्चार्ज होकर आए बच्चों के नाम, माता पिता का नाम, लिंग, लड़का है या लड़की है, बच्चे की जन्म की दिनांक, एमटीसी से डिस्चार्ज होने की दिनांक, निर्धारित व नियमित फॉलोअप की दिनांक अंकित करें। प्रथम विजिट, द्वितीय विजिट, तृतीय विजिट, चतुर्थ विजिट, ये विजिट 15-15 दिन के अंतराल में करनी है आशा को। इस प्रकार ये तालिका संख्या 10 से आशा को बढ़नी है। अब बात करेंगे तालिका संख्या 10 दे की, विप्स और निप्पी, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। अब इसमें महीने लिख देंगे, कौन सा माह है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 10 वर्ष से 19 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं की संख्या जिन्हें आईएफए की नीली गोली खिलाई गई है, आंगनबाड़ी से प्राप्त कर। आंगनबाड़ी पे जिन बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां किशोरियों को दी जाती है, 10 से 19 वर्ष तक की कितनी बालिकाओं को दी गई है, वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। 6 माह से 60 माह के बच्चों की संख्या जिन्हें आईएफए सिरप पिलाई गई है, आशा से प्राप्त। अब 6 महीने से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे, कितने बच्चों को आईएफए की सिरप दी है या पिलाई है, उनकी संख्या यहाँ आपको महीने वाइज लिखनी है, माहवार, ठीक है ना। उसके बाद में तालिका संख्या 11, तालिका संख्या 11 में जन्म से 1 वर्ष तक के शिशु मृत्यु की सूचना। इसमें अगर आपके एरिया में अप्रैल से लेकर मार्च तक किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो तालिका संख्या 11 में उसको लिखेंगे, मकान नंबर, शिशु का नाम, पिता या माता का नाम, जाति, बागल, गांव, ढाणी या मोहल्ले का नाम यहाँ आ जाएगा। जन्म दिनांक, लड़का है या लड़की है, जन्म का स्थान, घर पर डिलीवरी हुई थी या संस्थान पर हुई थी। मृत्यु की दिनांक, यहाँ मृत्यु की दिनांक आएगी। मृत्यु के समय शिशु की आयु माह व दिनों में कितनी थी। मृत्यु का स्थान, घर पर मृत्यु हुई है, चिकित्सा संस्थान पर हुई है या रास्ते में हुई है। मृत्यु का संभावित कारण, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। शिशु मृत्यु की जानकारी देना सराहनीय कार्य है। इसके कारणों की जांच कर अन्य को अकाल मौत से बचाया जा सकता है। अगर हमें पता लग जाए कि इस बच्चे की इस वजह से मृत्यु हुई है तो हम आने वाले दिनों में ऐसे कारणों से होने वाले बच्चों की मृत्यु को हम रोक सकते हैं। इसके बाद में आगे के पेज पर राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस फरवरी में जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग डे, उसके बारे में ये फॉर्म भरना है। आशा मानक रिपोर्टिंग प्रारूप, कृपया सभी खाली बॉक्स भरें एवं कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें। आशा इस फॉर्म का प्रयोग गैर पंजीकृत और स्कूल न जाने वाले बच्चों को कृमि मुक्ति दिवस पर इकट्ठा करने के लिए करेगी। साथ ही बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई गई है या नहीं, इसकी जानकारी भी देगी। राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, उपकेंद्र का नाम, ग्राम नगर का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कोड नंबर, गैर पंजीकृत और स्कूल ना जाने वाले बच्चों का विवरण। क्रमांक आ जाएगा यहाँ पे, बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, आयु पूर्ण वर्षों में, कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई गई है हाँ या नहीं, इसमें हम लिखेंगे। या आशा ये फॉर्म एएनएम के पास 20 फरवरी तक जमा करावें। ये फॉर्म भर के आशा को 20 फरवरी तक जमा कराना है। इसमें नीचे आशा का नाम और हस्ताक्षर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर। किसी भी समस्या के निवारण है तो आप राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालय का नाम, फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये भरना है। इस प्रकार ये आशा डायरी का भाग 3 पूरा होता है और
भाग 4 हम हमारे अगले वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए ऐसे वीडियो आपको लगातार भेजता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई समस्या है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी लगता रहेगा कि आप हमारे वीडियो को गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं और हमें भी इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत महसूस होगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।